तो राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का दौर जारी है। कौन होगा राजस्थान नया सीएम, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कल रात से दिल्ली में हैं। उन्हें केंद्रीय लीडरशिप ने दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में उन्होंने कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ट्वीट भी किया है। हालांकि वसुंधरा ने कहा कि वो अपनी बहू से मिलने आई हैं। सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री पद की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम भी सुर्खियों में आ गया है। अलवर से बीजेपी के सांसद हैं बाबा बालकनाथ, और आज अपने पद से यानी कि लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खबर है कि उन्होंने आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओम प्रकाश माथुर और वसुंधरा राजे के नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको बता दें कि 1-2 दिन में केंद्रीय पर्यवेक्षक बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर जो अटकलें चल रही हैं उस पर विराम लगेगा, इस बात की संभावना है। सर, मुख्यमंत्री से मिलते हैं क्या? मैं किसी रेस में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का होगा तो आप रेडी रहेंगे मुख्यमंत्री? मैं ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है। आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं। पार्टी समय के हिसाब से अपना निर्णय करती रहती है। आप कुछ दिन और इंतजार करिए, वो भी होगा। लेकिन एक बात तय है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके से राजस्थान में काम होगा। मोदी जी चेहरा है हमारे, उन्हीं के नए भारत के निर्माण में अब राजस्थान पूरी तरह से जुट जाएगा। राजस्थान सहित तीनों प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, उनकी नीतियों को और उनमें विश्वास व्यक्त करके जनमत दिया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो राजस्थान खेतों को देखते हुए सबसे अच्छा निर्णय लेगा, ऐसी हम कामना कर रहे हैं। अब राय तो आपको जो हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही बताएगा आपको। पार्टी जो भी निर्णय लेती है हमारी पार्टी को उसका पालन करेंगे हम। मेरे ख्याल में अगले 2 या 3 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए। सभी की नजरें माननीय प्रधानमंत्री जी पर। ये चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया है तीनों राज्यों में, और माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास आज पूरे देश की जनता का और पूरी दुनिया का है। उन्हीं के विश्वास पर, उन्हीं के कमिटमेंट पर हमारे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये सभी लोग उनके कमिटमेंट पर विश्वास करते हैं। और ये सब कुछ देश की जनता ने उनके ऊपर छोड़ चुकी है जनता, और लोग उनके साथ चल चुके हैं देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है पूरे देश के प्रति, जवाबदेही है, और वो सब कुछ अपने आप से बहुत अच्छा करते हैं। चाहे कोई कुछ भी बने, लेकिन नेतृत्व उनका ही रहेगा। उन्हीं के मार्गदर्शन में बनने वाला कार्यकर्ता है और तभी वो सफल होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कब बनेगा? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। कौन उचित होगा? क्या वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में आपको विश्वास है? अब तक वही तो केंद्रीय नेतृत्व पे विश्वास है, जो भी वो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। और इस बीच राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर बड़ा आरोप लगा दिया। हेमराज ने दावा किया कि सांसद दुष्यंत सिंह ने 5 विधायकों को रिजॉर्ट में रखा हुआ है। और कुछ क्या कहा उन्होंने दुष्यंत सिंह को लेकर, वो देखिए जरा। वैसे तो कोई खास बात नहीं थी। वो मिलने गया था, तो फिर वो कार्यालय में मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि, तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे। तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उसको ले आया। मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? वो एक रिसोर्ट है अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलाए पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर कर टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। मारपीट भी की क्या?
मारपीट का वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कमल लाल क्या कह रहे थे? कमल लाल मीणा क्या कह रहे थे? कमल लाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जिन बात करो फिर ले जाओ। तो अब हेमराज मीणा ने जिस लगाए हैं उन आरोपों को देखकर लगता है कि अब बीजेपी को राजस्थान में दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी है। एक तो ये कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीद, मुख्यमंत्री पद की आस लगाए हुए हैं। ऐसे में ही बीजेपी के एक नेता ये दावा करते हैं कि वे वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह ने कुछ विधायकों को एक तरीके से कैप्चर कर लिया है, उन्हें रिजॉर्ट में ले जाकर रख दिया है। ये भी सवाल एक तरीके से जब पार्टी के अंदर खाने खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है इन सवालों का जवाब भी देना होगा। हालांकि अभी इस वक्त अगर मैं बात करूं वसुंधरा राजे की, तो वो दिल्ली में हैं। कल उन्हें बुलावा भेजा गया, देर रात उनको बुलाया गया, रात 10:30 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और फिर आज उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी, जेपी नड्डा से भी आज वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है। लेकिन मुलाकात बाबा बालकनाथ ने भी की है और जो सांसद जीते हैं इन चुनाव में उन सभी सांसदों से इस्तीफा भी ले लिया गया है। बाबा बालकनाथ से भी इस्तीफा ले लिया गया है, राज्यवर्धन सिंह राठौर से भी इस्तीफा ले लिया गया है, दिया कुमारी से भी इस्तीफा ले लिया गया है। तो ये जो परिस्थितियां भी बनकर सामने तैयार हो रही हैं वो किस नाम की ओर इशारा नहीं कर रही हैं। और यही एक सस्पेंस बना हुआ है कि 3 तारीख को नतीजा तो आ गया, 3 तारीख को ये तो पता चल गया कि सरकार किसकी बन रही है, बीजेपी की, लेकिन उस सरकार को चलाएगा कौन ये अभी तक नहीं पता चला है। 7 तारीख हो गई, आज 5वां दिन है आज चुनाव जीते हुए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि वहां पर बीजेपी का जो संगठन था उसने अच्छे से काम किया और उसी का नतीजा है कि बीजेपी को इन 3 राज्यों में जीत मिली है। लेकिन इन 3 राज्यों में सीएम फेस को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। कौन इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री होगा उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। प्रचंड विजय जो बीजेपी को मिली है वो इस बात को जाहिर कर रही है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदों ने दोबारा शानदार तरीके से स्वागत किया है। इधर मध्य प्रदेश में चर्चा यही बात है की है जो राजस्थान में है। सवाल भी यही है जो राजस्थान में है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। अब तक बीजेपी ने सीएम के नाम से पत्ता नहीं खोला है, पर्दा नहीं हटाया है। सीएम बनने की रेस में शामिल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। कल ही दोनों सांसदों ने अपनी लोकसभा की मेंबरशिप छोड़ दिया था। राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक भी लोकसभा की मेंबरशिप छोड़ चुके हैं। सीएम को लेकर जल्द ही बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षक भी इस बैठक में शामिल होंगे। विधायकों से मुलाकात के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे और इसके बाद ही सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस चल रहा है वो सस्पेंस खत्म हो पाएगा। शिवराज सिंह चौहान के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पर सुर्खियों में चल रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज उन्होंने श्योपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर भोजन भी किया। अपनी बहन के घर आया प्रजापति, और बहनों का जो लाड प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो अद्भुत है। बहनों ने रक्षा के सूत्र बांधे, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। तो हमारा भी संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने देंगे। अब सब बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाना है। उसकी योजना पूरी तैयार है ताकि स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों की आमदनी लगातार बढ़े और बहनें गरीबी से मुक्त हों और पूरे स्वाभिमान के साथ और सुख के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन जिए। यह हमारा भी संकल्प है। इस चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के पक्ष में कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिसने मेजर डिफरेंस किया, इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं वो देखिए आप। जैसे शिवराज जी ने कहा लाडली बहना नहीं चली, मोदी मैजिक चला, क्या? मैंने ऐसा नहीं बोला, जरा आप सुधारिए इसको जी। मैंने कहा कि मोदी मैजिक और सारी योजनाएं चली उसमें, खाली एक ही योजना नहीं चली।
प्रधानमंत्री आवास योजना भी चली, आयुष्मान योजना भी चली। तो एक गुलदस्ता होता है योजनाओं का, उस गुलदस्ते में एक फूल लाडली बहना का भी था, और इसलिए आप लोग ब्रांडेड करते हैं ज़बरदस्ती। तो कृपा करें, मतलब कि मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई, उसके कारण तीनों राज्यों में परिणाम आया। और चेतन सेठ मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, क्या चर्चाएं वहां चल रही हैं मध्य प्रदेश में? यहां तो चर्चा इस तरीके की है कि भाई पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, फिर पर्यवेक्षक भोपाल जाएंगे और वहां पर विधायकों से बात करेंगे। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि एक एक विधायक से अलग अलग बात कर सकते हैं, फिर रिपोर्ट तय होगी और फिर रिपोर्ट सेंट्रल लीडरशिप को भेजी जाएगी, फिर जाकर जो मुख्यमंत्री है उनका नाम तय होगा। वहां पर्यवेक्षकों को लेकर क्या चर्चा चल रही है? विधायकों में क्या बात हो रही है? बिल्कुल, देखिए, तमाम हम लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके का फीडबैक अब तक आया है, केंद्र नेतृत्व पर सब निर्भर हैं। तमाम जो विधायक कह रहे हैं जो पार्टी तय करेगी उसी गाइडलाइन पे हम चलेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम नेताओं का मध्य प्रदेश में नाम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय ने आज जिस तरीके से बयान दिया, कल भी उन्होंने लाडली बहना को लेकर बात कही थी कि केवल और केवल मध्य प्रदेश का चुनाव लाडली बहना योजना से नहीं जीते, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद लगातार दौरे करें, छिंदवाड़ा गए और आज श्योपुर गए और कल राघवगढ़ जा रहे हैं और लाडली बहनों से वो संवाद कर रहे हैं और लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया है वो केवल और केवल मोदी मैजिक और दूसरा लाडली बहना के दम पर आया है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में केवल और केवल लाडली बहना योजना का कमाल नहीं हुआ, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, अमित शाह की रणनीति थी, जेपी नड्डा ने जिस तरीके से जो योजना बनाई थी पन्ना प्रमुखों की, उस योजना की भूमिका रही। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं ने भी काम किया और यही एक बड़ा जीत का मध्य प्रदेश में कारण है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का नाम चल रहा था, चर्चा यह भी चल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इनके नाम पर सहमति नहीं हो पाए। तो क्योंकि जिस तरीके से 5 सांसदों ने इस्तीफे दिए, 7 सांसदों को तो बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था, 5 ने अपने इस्तीफे दे दिए, जिनमें 2 बड़े चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, इनके नाम की भी मध्य प्रदेश में चर्चा है कि इनमें से भी किसी एक नेता को सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मध्य प्रदेश में चर्चा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थे, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 में बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी की सत्ता वापस आई, लेकिन 23 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिन सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी ने दी थी, जिन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव था, उनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी जीती है। तो एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पार्टी सीएम फेस कर सकती है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का और प्रहलाद पटेल का जिस तरीके से केंद्र से इस्तीफा ले लिया गया, नरेंद्र सिंह तोमर पहले भी मध्य प्रदेश में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें एक बार या तो संगठन की चेतन, दिल्ली में इस तरह की चर्चाएं हैं क्योंकि बीजेपी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, क्या हो गया उस पर नहीं देखती है, दिल्ली में भी क्या चर्चा होने वाला है आगे उस पर बीजेपी की नजर रहती है। तो ये कहा जा रहा है कि 2023 किसने जिताया, इससे ज्यादा फोकस बीजेपी का इस पर है कि 2024 हमको कौन जिता कर देगा और उसी खांचे में जो नाम फिट बैठेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरीके से बताया कि 2024 कौन देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अब मेरी शुरुआत मिशन 29 की हो गई है, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जिताकर प्रधानमंत्री मोदी को 29 कमल के फूल की माला मुझे पहनानी है। और अगले दिन से ही उनने पूरे मध्य प्रदेश के दौरे शुरू कर दिए। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से बयान दिया था कि अब मैं दिल्ली जाने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा छिंदवाड़ा,
तो यानी कि वो दिल्ली तो अब तक गए नहीं, वो छिंदवाड़ा पर पहुंचे, छिंदवाड़ा के बाद श्योपुर पहुंचे और कल दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ में वो जाने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी उन्हें मिशन 2029 और 29 विधानसभा सीटें जो लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं उन पर लगा सकती है। इसके साथ ही तमाम जो और चेहरे हैं और चेहरों को अब आगे ला सकती है, क्योंकि 17.5-18 साल मुख्यमंत्री रह रही है शिवराज जी ने। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो तमाम लोग हैं, विधायकों से रायशुमारी भी होगी, जो पर्यवेक्षक यहां से आएंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि 1-to-1 विधायकों से बातचीत करेंगे। एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि विधायकों से 1-to-1 पर्यवेक्षक जब दिल्ली से नियुक्त होंगे उसके बाद मध्य प्रदेश आएंगे तो विधायकों से 1-to-1 बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या है। क्योंकि एक चर्चा ये भी चल रही है, एक खेमा मध्य प्रदेश में ये भी कहता नजर आ रहा है कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में बहुत राज कर लिया, अब मध्य प्रदेश में किसी नए चेहरे को लाना चाहिए। तो एक चर्चा ये भी चल रही है। आज कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि क्या 163 विधायकों में से कोई सीएम होगा या कोई अलग से आ सकता है, तो उन्होंने कहा ये केवल रविवार को ही तय होगा कि आखिरकार क्या होगा, और दिल्ली से तय होगा। मुख्यमंत्री भी पहले कह चुके दिल्ली से तय होगा, और बीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके दिल्ली से क्या होगा। और आज कैलाश विजयवर्गीय ने भी लगभग कुछ ऐसी बात कही है कि सैटरडे संडे तक चीजें फाइनल हो सकती हैं। मध्य प्रदेश ठीक है चेतन, शुक्रिया आपका, संभावना है कि मध्य प्रदेश कल बहुत शुक्रिया चेतन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये फॉर्मूला जो सैटरडे संडे वाला है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में भी माना जा रहा है कि ऐसा ही होगा। सैटरडे या फिर संडे तक नाम तय कर लिया जाएगा, अनाउंस करेंगे या नहीं इसका नहीं पता, लेकिन सैटरडे संडे तक नाम तय कर लेंगे। छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ में भी सवाल ये है कि भाई सीएम कौन बनेगा, ताज किसके सिर पर सजेगा, लेकिन इस पर फैसला अब तक यहां भी नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम को लेकर यहां भी छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे दावेदार हैं। आदिवासी नेता रेणुका सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा में है। रेणुका सिंह ने आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी चेहरे को सीएम के तौर पर आगे बढ़ा सकती है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजधानी रायपुर में पार्टी के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि सीएम को लेकर रमन सिंह किसी भी तरह का बयान देने से अब तक बचते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए सीएम को लेकर कोई घोषणा करेगी। रेणुका और रमन सिंह के अलावा कुछ और चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें गोमती साय, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सरोज पांडे का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और यहां की तो जीत है वो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मानी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय को भी ये भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जीत तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। तो उस अनएक्सपेक्टेड जीत के बाद किसको अनएक्सपेक्टेड इनाम मिलेगा? क्या कोई ऐसा नाम होगा जिसका जिक्र भी नहीं हो रहा है यहां पर, उसको मुख्यमंत्री की कमान दी जाएगी? ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर यहां पर भी मंथन चल रहा है और ये माना जा रहा है कि संडे तक चीजें फाइनलाइज हो सकती हैं। ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है, तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है, तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आपने भूपेश बघेल को अभी सुना, वही वाली बात कि जीते तो हम और हारे तो ईवीएम, वही वाली बात अभी वो कहते हुए दिख रहे हैं। अनंत शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और अनंत, मेरा जो सवाल है आपके लिए वो यही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर वहां क्या चल रहा है, किन किन नामों पर चर्चाएं चल रही हैं? लॉबिंग तो सब करने में लगे हुए हैं, पर्यवेक्षक आ सकते हैं वहां पर, इस तरह की भी चर्चा है कि कल शायद पर्यवेक्षक आ जाएं। वहां क्या चर्चाएं चल रही हैं, कौन किस तरीके से सेटिंग बढ़ाने में जुटा है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पा लिया है और 46 का जो आंकड़ा था अनएक्सपेक्टेड था ये सभी के लिए। अगर देखा जाए तो खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे थे जिन्हें विश्वास नहीं था कि इस तरीके का जो बहुमत है वो निकलकर सामने आएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ में। उसके बाद ही जो देखिए
मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार रेस जो है लगाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए 3 तारीख को नतीजे निकल चुके थे, आज 7 दिसंबर हो चुके हैं, अभी तक जो नतीजे हैं वो निकल कर जो मुख्यमंत्री का नाम है वो भारतीय जनता पार्टी जो है सामने नहीं ला पाई है। देखिए लगातार जो है इस रेस में कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और जो सबसे पहला जो नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का है, क्योंकि देखिए रमन सिंह ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं और वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में। तो प्रबल अगर दावेदारी देखी जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर रमन सिंह का नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में इस बार आदिवासी मुख्यमंत्री जो है वो भी मिलते नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए रेणुका सिंह आज दिल्ली में मौजूद थी और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और ये जो पूरी मुलाकात है वो आधे घंटे तक चली है और दोनों के बीच में छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर जो है चर्चाएं हुई हैं और उससे साफ समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए 3 जो सांसद हैं उसमें से 2 सांसदों ने अपनी सांसदी छोड़ दी है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में सांसदों को जो है मैदान पर उतारा गया था, जिसमें से अरुण साव जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो लोरमी से विधायकी जो है जीत चुके हैं। उसके अलावा गोमती साय उन्होंने भी जो है अपने संसदीय पद से जो है इस्तीफा दे दिया, लेकिन रेणुका सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और इसके पीछे पूरा कारण समझा जाए। देखिए भरतपुर से वो विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद जीतती है, भारी मतों से जो है उनकी जीत होती है और कहा यह भी जा रहा है कि रेणुका सिंह का नाम इसलिए भी आगे चल रहा है मुख्यमंत्री के नाम पर क्योंकि देखिए आदिवासी वोट बैंक को साधने की यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी और पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलेगा, वो भी बतौर महिला के तौर पर। तो ऐसे में 2024 का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं देखिए महिला वोटर्स तो भारतीय जनता पार्टी साध ही लेगी, उसके अलावा जो आदिवासी वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो साध लेगी, क्योंकि देखिए सरगुजा संभाग की 14 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपने नाम किया है। और वहीं अगर बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग की जो 12 सीटें हैं उसमें से कई सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और कहा जाता है छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर का संभाग जिसने जीत लिया उसने विधानसभा का चुनाव जो है जीत लिया है। और इसी सरगुजा संभाग से जो है रेणुका सिंह आती हैं जिसमें 14 की 14 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की है और यही जो 14 सीटें हैं वो 2018 में कांग्रेस ने जीती थी। तो इससे समझा जा सकता है कि सबसे ऊपर जो नाम है वो कहीं ना कहीं रेणुका सिंह का चलता नजर आ रहा है, लेकिन और भी कई इस पूरे रेस में अगर देखा जाए तो और भी कई नाम हैं, जैसे विष्णुदेव साय हैं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने जसपुर से जो है इस बार चुनाव लड़ा था और वहां से भारी मतों से जो है वो भी विजयी हुए हैं। उनका आदिवासी नेता है, आदिवासी वोटरों में उनकी काफी पकड़ है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय भी जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकते हैं, अगले सीएम जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन गोमती साय का भी जो नाम है वो भी इन पूरे रेस में जो है काफी तेज नजर आ रहा है। इसके अलावा एक उड़ती हुई अगर खबर माने, अगर बाजारों की खबर माने, अगर सभी जगह जो चर्चाएं हैं उसे माना जाए तो राज्यपाल रमेश बैस इनका नाम भी जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर चलता नजर आ रहा है। देखना होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री मिलता है। और देखिए आज संसदीय दल की बैठक भी जो है दिल्ली में हुई थी, काफी देर तक जो है चर्चाएं हुई हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ के हैं वो वहां मौजूद थे और पर्यवेक्षक के तौर पर जो है कल आ सकते हैं छत्तीसगढ़। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का नामों का जो है ऐलान किया जाएगा। देखिए आज जो संसदीय दल की बैठक हुई है उसी में पूरे जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं। बतौर यहाँ अगर विधायक दल की बैठक की बात है तो वो एक औपचारिकता मात्र होगी, यहाँ पर्यवेक्षक आएंगे, एक नामों को लेकर एक नाम पर जो है चर्चा होगी और सहमति बनेगी। सहमति इस चीज पर बनेगी जो केंद्र का फैसला होगा उस पर सहमति बनते नजर आएगी। सबसे अभी प्रबल नाम अगर देखा जाए तो रेणुका सिंह का चलता नजर आ रहा है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो होंगे और डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह पर भाजपा अपना कहीं ना कहीं मत जताती नजर आती है या फिर से एक आदिवासी नेता जो है पहली बार जो छत्तीसगढ़ को है मिलता नजर आएगा। उसके अलावा अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का, जो सांसद भी थे जो उन्होंने आज इस्तीफा दिया है, उनका नाम भी जो है कहीं ना कहीं इस रेस पे पूरा चल रहा है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 2018 की अगर बात करें आंकड़ों की तो 15 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी निपट चुकी थी, लेकिन इस बार उनकी मेहनत की वजह से, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं
तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते रहे हैं और उसी कारण जो है 54 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी अपने नाम ले पाई है। तो देखना होगा कि कौन होता है मुख्यमंत्री। कल या फिर परसों तक कहा जा रहा है कि ये जो नाम है वो तय कर लिए जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा या ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी या तो आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आपका अनंत इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 वो राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री के नामों को लेकर अभी मंथन चल रहा है। अभी नाम तय नहीं हो पाए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में आज कमान संभाल ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ले ली। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन ने रेड्डी को शपथ दिलाई। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के गठन के बाद रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव में केसीआर की पार्टी बीआरएस को हराया है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने 2 बड़े फैसले भी किए और साथ ही साथ 2 फाइलों पर हस्ताक्षर भी किए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी सांसद शक्ति सिंह गोहिल और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, वो देखिए आप। देखिए, बीजेपी ने बहुत हाथ पांव मार लिए। तेलंगाना में प्रधानमंत्री जी भी खूब डटे रहे, बहुत मेहनत की, पर मैं धन्यवाद करता हूं तेलंगाना के आवाम को कि उन्होंने रेवंत रेड्डी जी आज सीएम बने। कांग्रेस को प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया। हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी जब भी गए, लोगों ने बड़े प्यार से उनको समर्थन दिया। आज हमारी सरकार बनी है तो ये बौखला गए हैं। ये कह रहे हैं, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर जिनको बीजेपी ने सिर्फ कैमरे पे बोलने का ही काम अभी दे के छोड़ा है, वो प्रवक्ता अगर ये कहते हैं, बिहार के बारे में कहते, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में थे, मैं जब प्रभारी था मेरे साथ वो सेक्रेटरी बना के रखे, और उन्होंने कुछ वहां बिहारी के खिलाफ गुजरात में बोला तो पूरा हंगामा मचा दिया था। यही भाजपा वालों ने पुतले जलाए थे और कहा था कि ये कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर बिहार विरोधी है। फिर उसी अल्पेश ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया, आज उसके विधायक हैं। रविशंकर जी, क्या आपके वहां आ गए तो बिहार विरोधी स्टेटमेंट उनके चले गए क्या? पहले अपने गिरबान में तो झांको, आपने क्या किया है उस प्रांत के साथ, बिहार के साथ। कहा था स्पेशल पैकेज देंगे। अगर लड़ना है, बोलना है, हिम्मत है तो मांगो कि बिहार है। हमारे पास तेलंगाना जैसा एक शानदार स्टेट आया है, हमने शानदार इलेक्शन जीता और हमारा जो नारा था बाय बाय केसीआर, वो एक एक जनता की जबान तक गया और फाइनली मुझे खुशी है कि हमारे साथी, हमारे भाई रेवंत रेड्डी जी ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है और पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ मौजूद है। बहुत उत्सव का माहौल है, हम सब बहुत खुश हैं। 24 में किस तरह से ये जीत हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी जीत थी और इस जीत से इंडिया अलायंस को बहुत मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में जैसे हमने यहाँ पर सत्ता हासिल की है, वैसे ही दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने में कामयाब होंगे।